अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोमांटिक उर्दू नावल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। मैं लाई हूँ आपके लिए एक न्यू नावल। नावल शुरू करने से पहले मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और शेयर करना ना भूलें। तो शुरू करते हैं आज का नावल का पहला हिस्सा। एयरपोर्ट की पुरशिकवा इमारत बहुत पीछे रह गई थी। गाड़ी अब खुली शिफाफ सड़क पर रवान दवां थी। सफ़ेद नए मॉडल की क्रोला का स्टीयरिंग इसके हाथों में था। ये गाड़ी पापा के दोस्त की बेटी सवेरा ने इसके आने से पहले ही खरीदी थी। अभी आधा घंटा पहले वो सवेरा को भारी भरकम रकम का चेक पकड़ा कर आई थी। वो शुरू से ही आराम तलब थी। लोकल बसों और टैक्सियों के सफ़र से इसे शुरू से ही नफरत थी, बल्कि इसे तो इस जगह से भी नफरत थी जहाँ इस वक्त वो खुद अपनी मुकम्मल दिली रजामंदी के साथ जा रही थी। भला ऐसे हो सकता है कि अशफा हारून का दिल पलट जाए? बहुत साल पहले की ये बात तो नहीं कि हयात आबाद के मकीन इसके हकारत में कहे गए इन अल्फाज को भुला चुके होंगे, बल्कि वो तो यकीनन इसे अपने घर देखकर और ये जानकर कि अशफा हारून अब हमेशा के लिए यूरोप के शहर से आज़ाद होकर इनके दरमियान रहने के लिए आ गई है, इसका भरपूर तमस्खर उड़ाएंगे। वो इन तमाम रास्तों से अनजान होने के बावजूद एक मरतबा भी रास्ता नहीं भूली थी। ऊंचे नीचे रास्तों से गुजरते हुए इसकी बेकरार निगाहें सब पेंट किए बोर्ड से टकराई तो दिल एक पल के लिए धड़कना भूल गया। डेरा मुर्तज़ा हैदर। वो कई हमें इन अल्फाज को ज़ेर लब दोहराती रही थी। 6 साल पहले वो इस शख्स से शदीद तरीन नफरत करती थी, मगर अब 6 साल बाद ये दिल इसी एक शख्स की मोहब्बत से लबरेज था। अगर इसे मुर्तज़ा हैदर से ही मोहब्बत होना थी तो ये मोहब्बत 6 साल पहले क्यों ना इसके दिल में अंगड़ाई लेकर जागी? ये ऐसा सवाल था जो पिछले कई महीनों से खुद से कर कर थक चुकी थी। इसे याद था कि पहली मरतबा इसे सड़क पर पसीने से शराबूर मैले कपड़ों में मुलविस मुर्तज़ा हैदर इसे इसकी मुलाकात हुई थी। इस वक्त अशफा के पापा भी इसके हमरा थे। पापा ने ही मुर्तज़ा को पहचान कर गाड़ी रुकवाई और फिर बड़े तपाक से इसे मुर्तज़ा को गले से लगाया। मुर्तज़ा ने ट्रैक्टर के इंजन को बंद किया और फिर सफ़ेद पगड़ी नमा चादर, जो कि शायद धूप से बचने के लिए सर और चेहरे को ढांपने की गर्ज से ले ली थी, इसे अपना बेहद सुर्ख सफ़ेद चेहरा साफ किया। आप घर चले चाचा जान, मैं अभी आता हूँ। मुर्तज़ा ने बाबा को मुखातब करते हुए एक भरपूर निगाह इस पर भी डाली थी। अशफा को कोफ्त और झंझलाहट से रवां रवां से लग उठा। इसे अपना ये कज़न कतन पसंद नहीं आया था, बल्कि इसे तो हयाताबाद में बसने वाले मकीनों में से कोई भी एक काबिल तवज्जो नहीं लगा था और इस वक्त इन सब से मिलने के लिए बेताब थी। इसकी आंखें बार बार नम हो रही थीं। एक नर्म गुलाबी नन्हा वजूद, जिसके नक्श भी इसने गौर से नहीं देखे थे, वो बार बार खिलखिलाता हुआ निगाहों के सामने आता तो बेचैन होकर गाड़ी की स्पीड बढ़ा देती। तुम कितनी संगदिल माँ हो, कोई इसके कान के करीब चिल्लाए तो अशफा ने बेसाख्ता अपने सुर्ख चमकीले लबों को कुचल डाला। मेरा बच्चा, मेरी जान, मेरा शाजिम। इसके दिल में ममता के सोते फूट पड़े थे। इस ममता मोहब्बत को इसने नफरतों की भेंट चढ़ा दिया था। एक मरतबा निमरा ने कहा था, अशफा तुम बहुत खुदगर्ज हो, और अशफा ने तो बहुत अरसे पहले ही खुद अपनी खुदगर्जी को तस्लीम कर लिया था। वो बहुत खुदगर्ज थी, मगरूर थी, खुद पसंद थी, बेहद ज़िद्दी, हट दरम और जज्बाती थी। इन तमाम खूबियों ने इसे इस मुकाम पर पहुंचा दिया था जहां पछतावे डसने लगते हैं। इसकी सोचों को इस वक्त ब्रेक लगा जब गांव की हदूद और कच्चे पक्के मकानों पर निगाह पड़ी। हयात मोहम्मद का वो बहुत वसी और अरीज अहाते वाला घर करीब आया, जिसके अंदरूनी हिस्से में बेशुमार कमरे और बरामदे थे, तो इसका दिल नए सिरे से धड़क उठा। ये बहुत बड़ा घर ढेरों मोहब्बतों को समोए बाहें फैलाकर खड़ा था, मगर 6 साल पहले वो इस घर को ठोकर मारकर और इन मोहब्बतों से मुंह मोड़कर खुद चली गई थी, और आज फिर वो इसी दरवाजे पर खड़ी गुमगो की कैफियत में मुब्तला थी। लकड़ी का बड़ा सा दरवाज़ा बंद था और अशफा के हाथ दस्तक के लिए उठ नहीं रहे थे। न जाने कितना वक्त गुजर गया, वो यूं ही चिलचिलाती धूप में हर शय से बेनियाज खड़ी रही, और फिर तमाम हिम्मतों को जमा करके इसने दरवाजे को धकेला तो वो खुद ब खुद ही खुलता चला गया। वो लड़खड़ाते कदमों से चल रही थी। अंदरूनी दरवाजे के करीब इसके कदम एक दफ़ा फिर जंजीरपा हो गए। क्या ये लोग मुझे कबूल करेंगे? तमाम नफरमानियों, मनमानियों और बदतमीज़ियों के बावजूद मुझे एक दफ़ा फिर सीने से लगाएंगे क्या? इसके की तरह इनके ज़र्फ़ भी वसी हैं? ये वो सवाल थे जिनके जवाब कम इस वक्त भी नहीं मिल रहे थे, जब वो अमरीका में इन लोगों की याद और शाजिम से मिलने के लिए तड़प रही थी। इन 4 महीनों के अंदर अंदर वो यानी अशफा हारून सरतापा बदल गई थी। इसका दिल क्या बदला, सोच और नज़रियात तक बदल गए थे। इतने बरसों से वो जिस माहौल का हिस्सा रही थी, एकदम ही वो माहौल अजनबी और पराया पराया लगने लगा था। इसका दिल चाह रहा था कि वो अपने आशानी की तरफ उड़कर पहुंच जाए, मगर बहुत सी मजबूरियों की वजह से इसे कुछ अरसा मजीद वहाँ रुकना पड़ा था। पापा का इतनी मेहनत, जद्दोजहद और अनथक कोशिशों से बनाया गया वो मुख्तसर सा होटल बेचकर और अपने बेहद प्यारे घर को फरोख्त करके वो अंदर से टूट गई थी। इस घर में इसकी बेहद सीधी और मासूम सी मामा की ढेरों यादें थीं। इसका बचपन और लड़कपन था, मगर अब वो महज यादों के सहारे जीना नहीं चाहती थी। हकीकी खुशियों को पाने के लिए ही तो वो पलट आई थी, लौट आई थी, मगर न जाने ये मुसरत
रास्ते से मुयसर आती थी भी कि नहीं। सफ़र की थकान अब आंखों में सिमट आई थी। वो दूधिया गुदाज मखरूती उंगलियों वाले हाथ से आंखें दबाते हुए दरवाजे का हैंडल घुमाना चाह रही थी, जब एकदम ही अंदर से किसी ने दरवाज़ा खोल दिया, और ये कोई और नहीं महविश थी, जो कि न जाने कितने ही रंग आंखों में लिए यकदक अशफा को देख रही थी। अशफा ने झिझक कर महविश के चेहरे की तरफ देखा। महविश के चेहरे से सुर्खी छलकने लगी थी, जबकि आंखों में नफरतों का ठाटे मारता समंदर मौजूद था। हैरत, बेयकीनी और इसके बाद बेतहाशा नागवारी और नफरत के इस इस्तकबाल ने अशफा की रही सही हिम्मत को भी निचोड़ दिया। क्या लेने आई हो यहाँ? महविश ने जहरीले लहजे में कहा। मैं तुमसे सबसे मिलने, मेरा मतलब है कि शाजिम। अशफा इसके सख्त अल्फाज पर हकलाकर खामोश हो गई थी। इसका जली एतमाद एकदम उड़नछू हो गया था। इसकी तमाम तर बहादुरी और बेखौफी इस वक्त सिर्फ एक ही खौफ के ज़ेर असर थी कि ये लोग मुझे धुतकार न दें, ठुकरा न दें, क्योंकि अशफा हारून अब की तमाम कश्तियाँ जलाकर आई थी। दफ़ा हो जाओ यहाँ से अपना गलीज़ वजूद लेकर। नफरत है मुझे तुमसे। अगर गैरत होती तो तुम में तो कभी लौट कर ना आती, मगर तुम जैसी अयाश अमीरजादियाँ बेगैरती में डिग्री लिए फिरती हैं। महविश ने दबी आवाज़ में चीख कर कहा, और फिर कराते हुए अशफा को धक्का दिया। वो लड़खड़ा कर कुछ कदम पीछे हट गई थी। निकल जाओ इस घर से, तुम्हारी अब यहाँ जगह बिल्कुल नहीं है। वो महविश 2 सीढ़ियाँ मजीद नीचे उतर कर गराई, और फिर इसका गद्दाज मुलायम बाजू अपने शिकंजे में जकड़ कर एक दफ़ा फिर झटका देकर बोली, इस घर में सब तुमसे नफरत करते हैं। मर चुके हो तुम सब के लिए। मुर्तज़ा तुम्हारी शक्ल पर थूकेगा भी नहीं। किस आस किस उम्मीद पर आई हो? निकलती हो या लगाऊं 2 हाथ? महविश तो बिपरी शेरनी की तरह गोया इसके झपटने के लिए तैयार बैठी थी। इतनी तौहीन, इस कदर बेइज्जती अशफा के सफ़ेद गाल तप उठे, आंखें गुलाबी से सुर्ख माइल हो गई। मुझे शाजिम से मिलने दो, इसने लड़खड़ाई आवाज़ में कहा तो महविश एकदम मरतबा फिर चिंगाड़ी। कौन शाजिम? कोई ताल्लुक नहीं तुम्हारा शाजिम के साथ। अब दफ़ा हो जा, वरना बालों से घसीट कर बाहर फेंक जाऊंगी। जा, चली भी जा। महविश को भी ये भी खौफ था कि अंदर से दादी या ताई में से कोई उठ कर ना आ जाए। तभी इसके आने से पहले वो इस अजाब को निकाल देना चाहती थी। मैं चली जाती हूँ, मगर मुझे मेरे बच्चे से मिलने दो। मैं एक मरतबा इसे देखना चाहती हूँ। आंखों से बहते आंसू, लबों पर इल्तिजा, मगर सामने खड़ी औरत ना देख रही थी ना सुन रही थी। बस जल्द अज जल्द इस घर से निकाल देना चाहती थी, मगर क्यों? अशफा की आवाज़ ठिकाने होते, या फिर वो पहले वाली हद दर्जा हाजिर जवाब मुँह फट और बातुमाद अशफा होती तो एक मरतबा ज़रूर महविश से ये सवाल करती कि मेरा इस घर से के मकीनों से कुछ और भी रिश्ता है, और मैं भी इस घर में तुम्हारी तरह बराबर की हिस्सेदार हूँ। मगर इसके लबों पर तो कफल लग चुके थे। इसकी खामोश इल्तिजाओं का महविश पर कतन कोई असर नहीं हो रहा था। अशफा ने थकी थकी निगाह इसके पथरीले तासरात वाले चेहरे पर डाली, और फिर लरजीदा कदमों से पलटने लगी। इसी पल बैरूनी दरवाज़ा खुला। ताया अब अपनी धुन में अंदर आए और फिर ठटक कर रुक गए। सामने आंसू से तर चेहरा लिए अशफा खड़ी थी, इनकी भतीजी अशफा, इनके प्यारे भाई की इकलौती बेटी, और इनकी बहू भी। इनके लरजीदा वजूद में हरकत हुई, फिर उन्होंने आगे बढ़कर अशफा को सीने से लगा लिया। वो भी ताया अब्बा के मेहरबान सीने से लगी, फुट फुट कर रो दी। अशफा, तुमने आने में क्यों इतनी देर कर दी? इनके कांपते हाथ इसका सर थपथपा रहे थे। क्यों चली गई थी तुम बगैर बताए? तुम्हें हमारी मोहब्बत भी ना रोक सकी? शाजिम के वजूद ने भी तुम्हारे कदमों को जंजीर ना किया? और मुर्तज़ा? ताया अब्बा की सफ़ेद दाढ़ी आंसू से तर हो गई, और इसका सर और माथा चूमते हुए बहुत रंजीदा हो गए। और मुर्तज़ा? अशफा ने कुछ खौफजदा से अंदाज में इनके सीने से सर उठाया। मुर्तज़ा तुम्हारे मुंह पर थूकेगा भी नहीं। महविश सामने खड़ी तमस्खराना निगाहों से इसे देख कर रही थी, जो कि ताया अब्बा के बाजू के हल्के में लड़खड़ाते हुए बमुश्किल अपने वजूद को घसीट रही थी। लकी, एक बैड न्यूज़ सुनो। वो फूली सांसों समेत तकरीबन भागते हुए उसके पीछे आई थी। लकी, जो कि अपने ही ध्यान में मगन सीटी पर कोई धुन गुनगुनाने में मौसम एंजॉय कर रहा था, एक ठठक कर रुक गया। बैड न्यूज़? लकी ने सवालिया अंदाज में इसे देखते हुए होंठ सिकेड़े और फिर बोला, बैड न्यूज़ नहीं, गुड न्यूज़ बोलो। आंटी डेजी की डेथ मेरे लिए एक अच्छी खबर है, जिसे मैं बार बार सुनना चाहूँगा। लकी ने लापरवाही से अपनी इकलौती खाला के मुतालिक कमेंट्स पास किए, जिन्हें मरे हुए अभी 8 घंटे भी नहीं हुए थे। बहुत कमीने हो तुम लकी। अशफा ने दांत पीसे। वो तो मैं हूँ, तुम्हें बताने की ज़रूरत नहीं, मुझे अपनी खूबियों के बारे में पता है। वो हनूज लापरवाही से इधर उधर देखते हुए बोला तो अशफा झंझला सी गई। मैं तुम्हें कुछ और बताना चाहती हूँ, यानी कि आंटी डेजी की तमाम प्रॉपर्टी अब मेरी है। वो मरने से पहले तमाम जायदाद मेरे नाम कर गई थी। नहीं, आंटी ने प्रॉपर्टी तुम्हारे हवाले कर दी। इम्पॉसिबल। अशफा को हैरत का झटका लगा था। वो जानती थी कि आंटी अपने इस भांजे से कितनी नफरत करती हैं। हाँ, बस आंटी ने जाते जाते मुझे भी हैरान कर दिया। लकी मुस्कुराया और फिर मजीद बोला, कौन सी बैड न्यूज़ बताना चाह रही हो? ओ हाँ, दरअसल पापा और मामा पाकिस्तान जा रहे हैं। ये तो अच्छी बात है। क्या अच्छी बात है? मामा मुझे भी अपने साथ घसीट रही हैं। अशफा को अब इसके अंदाज पर गुस्सा आने लगा। तुम भी चली जाओ इनके साथ पाकिस्तान, घूम फिर आओ। मैं भी कुछ अरसे तक वर्ल्ड टूर पर निकल जाऊंगा। आखिर नया नया अमीर हुआ हूँ, सैर व तफरी मेरा हक है। अशफा ने अब कुछ हैरानी से लकी की तरफ देखा था, जिसके तेवर वाकई बदले बदले से लग रहे थे। नई नई दौलत का खुमार था। मेरी ख्वाहिश तो थी कि तुम भी मेरे साथ जाती, मगर खैर, मैं तुम्हारा प्रोग्राम क्यों ख़राब करूँ? तुम्हारी मामा तो वैसे भी मुझे पसंद नहीं करती। अशफा जान गई थी क्या वो सिर्फ दामन बचाने के लिए बहाने कर रहा है।
जब इसे जाने की ज़रूरत थी तब वो पापा के होटल में डिश वॉशिंग के लिए भी तैयार था, और ये अशफा ही थी जिसने पापा को वो मुश्किल मनाकर इसे कदर बेहतर जॉब दिलाई। अशफा को एक ही दम इससे घिन महसूस हुई थी। थर्ड क्लास पाकिस्तानी, अशफा ने ज़ेरे लब बड़बड़ा कर कहा। आंटी डेजी की मेहरबानी से लकी को ग्रीन कार्ड तो मिल ही चुका था, अब वो किसी नेशनैलिटी होल्डर लड़की की तलाश में था ताकि तमाम पेपर्स क्लियर करवा सके। अशफा इस लिहाज से इसे काफ़ी पसंद आई थी क्योंकि ना सिर्फ वो बेहद हसीन थी बल्कि बहुत दौलतमंद भी थी, मगर मसला इसके माँ बाप का था जो कि इस पर कड़ी निगाह रखते थे। बाय अशफा, मुझे एक ज़रूरी काम याद आ गया है, फिर मिलेंगे। सामने से आती टैक्सी को रोककर वो चपाक से इसमें बैठा और ये जा वो जा, अब हम कभी नहीं मिलेंगे, अशफा ने तनफ्फुर से कहा और सर झटकती अपने घर की तरफ आ गई। दाखिली दरवाजे पर मामा कूड़े की बास्केट लिए खड़ी थी। इसे आता देखकर लिजाजा से बोली, टीना आज आई नहीं और मैं सीढ़ियाँ उतर नहीं सकती, ये बास्केट का कूड़ा ड्रम में उलटाओ। अशफा ने बगैर बहस किए बास्केट पकड़ ली। ड्रम के करीब आकर इसने ढक्कन उठाया और गोया लकी की नाम नहायत दोस्ती को भी इसके ड्रम में दफनाकर चली आई। इसने लकी पर बहुत एहसानात किए थे। जब इसकी आंटी ने लकी को घर से निकाल दिया तब वो इस मजबूर बेकस पाकिस्तानी को घर ले आई, पापा की मिन्नत समाजत करके जॉब दिलवाई। 3-4 माह तक इसके तमाम अखराजात इसने अपने ज़िम्मे ले लिए। इसे लकी पर तरस आ गया था जब वो इसी कूड़े के ड्रम के पास रखे सुर्ख बेंच पर लेटा बावास बुलंद अपनी किस्मत को रोते हुए कोस रहा था। लकी ने अपनी मजबूरियों की ऐसी दास्तान सुनाई कि अशफा का दिल पसीज गया। वो लकी में इंटरेस्टेड नहीं थी, वो तो सिर्फ इसे हमदर्दी कर रही थी, मगर मामा न जाने क्या समझे, उन्होंने लकी को घर से ही निकाल दिया। उन्हें यह खौफ था कि इसकी सरपरी बेटी कहीं इस निकम्मे लड़के से शादी करने का फैसला न कर ले। मगर जब अशफा को मामा के इस फेल के मुतालिक पता चला तो महज मामा की जिद में इसने लकी के साथ रब्ता ख़त्म नहीं किया। ना जाने क्यों इसे मामा की टोक टोक से उलझन होती थी। वो जिस काम से इसे मना करती, दानस्ता या नादानिस्ता, अशफा से ही वही गलती सरजद हो जाती थी। इसकी मामा बेहद भोली भाली सीधी सी घरेलू खातून थी, मगर थी तो इसकी माँ। हर वक्त इस पर नज़र होती थी इनकी, अशफा कहाँ जा रही है, कहाँ से आ रही है, यूनिवर्सिटी में कौन कौन से फ्रेंड हैं, उन्हें मुकम्मल खबर होती। यूनिवर्सिटी में अशफा का कोई दोस्त नहीं की खबर उनके लिए बाइस इत्मीनान थी। अशफा का मिजाज ऐसा था कि कोई खुद से इसके करीब नहीं फटक सकता था, मगर न जाने कब इस लकी मनहूस पर इसकी नज़र पड़ी थी और वो इस पर तरस खाकर इसे घर ले आई। मामा ने जब इसे घर से निकाला तो वो लकी की वजह से मामा से लड़ पड़ी। इनके समझाने बुझाने का उल्टा असर हुआ और इसने लकी को होटल में जॉब दिलवा दी। अपनी गाड़ी भी इसे इस्तेमाल के लिए दे देती थी। वो कूड़े की खाली बास्केट दरवाजे के पास रखकर अंदर जाने की बजाय जलती भुनती अपनी दोस्त मरीना के पास घर चली आई। बहुत दिनों बाद शक्ल दिखाई है, मरीना ने दरवाज़ा खोलकर मुस्कुराते हुए कहा। जवाबन वो मुस्कुरा भी नहीं सकी। काफ़ी गुस्से में लग रही हो, अशफा को होंठ चबाते और सुख चेहरा लिए देखकर मरीना ने कहा तो वो एकदम फट पड़ी। तुम ठीक कहती थी मरीना, ये सब पाकिस्तानी लालची और खुदगर्ज होते हैं। हुआ क्या है, मरीना परेशानी से बोली। मुल्ला की कमीना औकात दिखा गया। अशफा इसी गुस्से के आलम में फनकारी। मैं तो उसके बदले तेवर देखकर शौक में थी, इतना ख्याल ही नहीं आया कि वो अपनी रकम जो मैंने बतौर कर्ज से दी थी वह मांग लेती। वो रकम मामूली नहीं थी, मैं इसे बख्श देती। तुम अब मांग लो, मरीना ने नरमी से कहा। वो दफान हो गया है, अशफा ने दांत पीसे। कहाँ? मरीना भी चौंक उठी। ये न जाने कहाँ। मुझे एक बात का तो पक्का यकीन है कि आंटी डेजी ने अपनी प्रॉपर्टी दिली ख्वाहिश से हरगिज़ लकी को नहीं दी। इस चालबाज ने यकीनन बड़ी चालाकी से आंटी से पेपर साइन करवाए होंगे। इस बात का इम्कान है। मरीना ने भी ताहीद में सर हिलाया। बहुत ही कमीना और जलील निकला है, एहसान फरामोश, बिल्कुल यासर की तरह। अशफा का गुस्सा। तुमने भी तो इस खबीस पर एहसान किया, इसे अमेरिका बुलवाया शादी की और फिर भी वो भी अपनी औकात दिखा गया। मरीना का चेहरा मरजर्दी माइल हो गया था। इसे बहुत साल पहले से के कुछ मंजर याद आने लगे जब अपनी माँ के हमरा लाहौर अपनी फूफो के पास गई थी। वो खूबसूरत नहीं थी, इस बात का इसे खुद भी इल्म था। वो एक हकीकत पसंद लड़की थी, मगर फूफो और उनकी फैमिली तो थे इसका ऐसे इस्तकबाल के गोया वो किसी रियासत की शहजादी है। इनकी बेटियाँ इसकी तारीफ़ें कर करके नहीं थकती थी और ख़ुद यासिर इसे तो गोया मुबालगा अमेज़ी की हद कर दी। और न जाने क्यों मरीना सब कुछ जानते पूछते इसकी बातों के सहर में जकड़ गई। इस हकीकत का तो इसे बाद में इदराक हुआ कि ये शादी सिर्फ और सिर्फ यासिर ने अपने मुस्तकबिल बनाने की खातिर की थी, और जब इसने अपने कदम जमा ली तो बहुत से ही अपने हम मिजाज मादा परस्त और सतही जहनीत के पाकिस्तानियों की तरह वो भी मरीना को छोड़कर अपनी अलग दुनिया बसाने दूसरे शहर चला गया। सॉरी मरीना, मैंने तुम्हें दुखी कर दिया। अपनी झोंक में बोलती अशफा को एकदम एहसास हुआ कि वो बहुत गलत बोल रही है। कोई बात नहीं, मरीना रंजीदा से मुस्कुराई। जी तो चाह रहा है इस लकी कमीने को शूट कर दूँ। एक मरतबा फिर इसका पारा हाई हो गया था। यूँ करो पुलिस को इन्फॉर्म कर दो। मुझे ऐसे ही करना चाहिए था, मगर अशफा ने सोचते हुए सर हिलाया। मगर क्या? पापा से डर लगता है? वो जितनी भी गसीली, नकचड़ी और ज़िद्दी थी, मगर माँ बाप के सामने इसकी बोलती बंद हो जाती थी। खुसूसन पापा से इसे बहुत खौफ आता था। एक बात पूछूं अशफा, गुस्सा तो नहीं करोगी? मरीना ने कुछ झिझकते हुए कहा। नहीं तो बोलो, क्या पूछना है? क्या तुम लकी में इंटरेस्टेड हो? उफ, तुमने ये सोचा भी कैसे? मैं तो सिर्फ इससे हमदर्दी कर रही थी, मगर मामा समेत न जाने सब क्या समझे। अशफा ने अपना सर पीट लिया। मरियम को पेशेमानी हुई। आई एम सॉरी, इट्स ओके। वो होली से मुस्कुराई और फिर दोबारा आने का वादा करके अपने घर की तरफ चल दी।
रात भर मुसलसल बर्फबारी होती रही थी। इस मौसम के न्यूयॉर्क में बसने वाले पाकिस्तानी अमेरिकन शहरी अब आदी हो चुके थे। अशफाक असलमंदी से कमर हटाकर उठी और फिर क्लास विंडो से भारी कर्टन हटाकर नीचे रवान तवान जिंदगी का जायजा लेने लगी। इसी पल इसकी निगाह आंटी डेजी के मकान की तरफ उठी थी। गेट के पास पुलिस खड़ी थी। अशफाक को हैरत का झटका लगा और फिर इसके जहन में से कुछ रोशन हुआ और वह पुलिस को मायूस और पलटता देखकर तासुब से सर हिलाने लगी। भाग शिकारी भाग गया है, मगर पुलिस के शिकंजे से तुम भी नहीं बचोगे। वो इसे अपने मुल्क की पुलिस की मत समझना। वो जेरे बड़बड़ाते हुए वॉशरूम में घुस गई। फ्रेश होकर बाहर आई तो मामा और पापा इसी के इंतजार में बैठे थे। वो भी जल्दी उठने का नए सिरे से अहद करके कुर्सी से घसीट कर बैठ गई। क्या लोगी अशफा? मामा ने काफ़ी कम मग पापा की तरफ बढ़ाते हुए जमाइयाँ लेती अशफा से पूछा। कुछ भी नहीं, इसने सुस्ती से कहा। क्या मतलब? ये बॉयल एग और दूध का गिलास पियो। मामा ने क्रिस्टल की ट्रे में मुख्तसर नाश्ता इसके सामने रखा। जब करनी हमेशा अपनी मर्जी है तो फिर पूछती क्यों है? अशफा ने बेदिली से दूध का गिलास उठा लिया। मामा अब पापा से बातों में मसरूफ़ हो गई। अशफा को जब जवाब देना उन्होंने ज़रूरी नहीं समझा था। सीटें कब कन्फर्म होंगी? मामा के लहजे में बेताबी थी। अशफा चौंक उठी। तैयारी तो मुकम्मल है, बस एक दो ज़रूरी काम निपटा लूँ। इंशाल्लाह 15-20 दिन बाद हम पाकिस्तान में होंगे। मैंने भी कुछ शॉपिंग तो कर ली है और बाकी अशफा को साथ ले जाऊँगी और अरूबा महविश के लिए अपनी पसंद से शॉपिंग कर लेगी। निम्रा और सानिया ने तो अपनी अपनी पसंद बता दी है मुझे। नजमा की बच्चियों के लिए भी कपड़े खरीद लिए हैं। मामा बड़े जोश के आलम में पापा को तफसीलात फराम कर रही थी। पापा भी बहुत दिलचस्पी से सुन रहे थे। अशफा का हलक तक कड़वा हो गया। अपने घर अपने वतन की तो बात ही कुछ और है। अशफा दिल ही दिल में पेचोताप खाते हुए उठी और सोफे पर बैठकर टीवी ऑन कर लिया। आपने भाईजान से बात की? मामा का लबो लहजा हद से ज़्यादा धीमा हो चुका था। अशफा ने लापरवाही से टीवी पर निगाहें जमा दी। पापा ने आहिस्तगी से हुनकारा भरा और बोले, वो तो सब हमारे आने का शिद्दत से इंतज़ार कर रहे हैं। भाभी ने तो अभी से तैयारियां भी शुरू कर दी हैं, बस जाते ही छोटी सी रस्म के बाद निकाह कर देंगे। उन्होंने तमाम तफसीलात से बीवी को आगाह किया। वो एकदम ही मुतमईन और सरशार हो गई। इकलौती बेटी के मुस्तकबिल के हवाले से वो बेहद परेशान थी। पापा के जाने के बाद वो किचन समेट कर अशफा के पास आ बैठी। अशफा ने चौंक कर माँ के चेहरे की तरफ देखा। तुम भी आहिस्ता आहिस्ता अपनी पैकिंग कर लो। क्यों? हम अनकरीब पाकिस्तान जाने वाले हैं, अतिया बेगम ने नरमी से जवाब दिया। सिर्फ आप और पापा, मैं नहीं जाऊँगी। तुम यहाँ अकेली रहोगी, तुम्हारे पापा हरगिज़ नहीं मानेंगे। उन्होंने अपने अज़ली अज़म नरम लहजे में कहा तो वो तनक उठी। आखिर पहले भी तो पापा पाकिस्तान अकेले जाते रहे। मुझे 16 साल हो गए अपने घर और अपने लोगों से मिले हुए। तुम्हारी वजह से हमेशा मैं अपने दिल को मार लेती थी। पहले स्कूल, कॉलेज, फिर यूनिवर्सिटी। तुम्हारी पढ़ाई का हर्ज ना हो जाए, यही सोच मुझे रोक देती, मगर अब कोई रुकावट नहीं। और तुम्हें भी दादी से मिलने इतने ही साल हो गए, तुमसे मिलने के लिए बहुत बेताब हैं। ख्वामखा बदतमीज़ी ना फैलाओ, होना वही है जो तुम्हारे पापा चाहते हैं। अच्छी बेटियों की तरह अपनी तैयारी मुकम्मल करो और फर्माबरदारी से वालिदैन की बात मानती जाओ। माँ बाप बच्चों के लिए कभी भी गलत फैसला नहीं करते। वो चंद लफ्ज़ों में न जाने कौन कौन से मफहूम वाज़ेह करके उठ गई थी, जबकि अशफा गुस्से से तनतनाती रह गई। इतवार के रोज़ वह मामा की बनाई लिस्ट के मुताबिक शॉपिंग करके आई तो मामा को फ़ोन पर मसरूफ़ पाया। यकीनन पाकिस्तान से फ़ोन आया था और अब कम से कम 1.5-2 घंटे मुसलसल बातें होना थी। मामा आदतन तमाम ख़ानदान की खैरियत तफसीलन दरियाफ़्त करती थी और जितने तफसील के साथ मामा के सवाल होते थे, इसी हिसाब से मुकम्मल मालूमात देने वाले भी भरपूर फुर्सत से चीदा चीदा वाक़यात मामा के गोश गुजार करते। जो ही इनकी निगाह अशफा पर पड़ी तो उन्होंने दूसरी तरफ शख्सियत को होल्ड करने का कह कर इसे आवाज़ देकर बुलाया। मरता क्या ना करता, वो मरे मरे कदम उठाती मामा के बराबर रखे सोफे पर ढह गई थी। दादी से बात कर लो। उन्होंने ज़बरदस्ती इसके कान से रिसीवर लगाया। दूसरी तरफ दादी की मोहब्बत से लबरेज अवैध समातों से टकराई तो उसने एक तवील सांस खारिज करके इनके मुतवक्का सवालों के लिए खुद को तैयार कर लिया। मेरी बच्ची कैसी है? ठीक हूँ। वो लबो लहजी की बेजारी छुपा नहीं पाई थी। मैं तो हर घड़ी तुम लोगों की आमद का इंतज़ार कर रही हूँ। बरसों बीत गए तुम्हारी और अतिया की सूरत देखे हुए। हारून तो तकरीबन हर साल ही आता है, मगर तुम हर दफ़ा फ़ोन पर उनकी इसी किस्म की बातें होती थीं। अशफा की बेजारी दो चंद हो गई। मैंने तुम्हारे लिए बहुत शानदार कपड़े बनवाए हैं। एक एक जोड़ा बहुत कीमती और नफीस है और जेवरात भी बहुत खूबसूरत हैं। अशफा गायब दिमाग से जी जी कर रही थी। मामा ने गुस्से से बनाते हुए उसके हाथ से रिसीवर पकड़ लिया। अशफा जान छूटने पर शुक्र अदा करती अपने बेडरूम की तरफ बढ़ गई। इसी शाम अस्पताल से फ़ोन आया कि मरीना का एक्सीडेंट हो गया। अशफा परेशानी के आलम में मामा को मुख्तसर बताकर अस्पताल चली गई। अगरचे मरीना को चोटें इतनी शदीद नहीं आई थी, मगर वो ज़हनी तौर पर बेहद नढाल थी। तन्हाई के एहसास ने इस 32 साला औरत को अंदर से तोड़ दिया था। अशफा की मुसलसल दिलजोई और जिम्मेदारी ने अगरचे से काफ़ी संभाल दिया था, मगर फिर भी एक कमी थी जो कि दिलो रूह को मुसलसल चाट रही थी। अशफा ने एक दिन से मरीना से चोरी डायरी में से यासिर का नंबर लेकर इसे फ़ोन कर डाला। फ़ोन इसी ने रिसीव किया। ये इस नंबर इस फैक्ट्री का था जहाँ वो मुलाजमत करता था। अशफा ने मरीना का एक्सीडेंट और इसकी जहनी हालत के मुतालिक इसे अंदाज में बताया कि मगर फिर भी इस संगदिल इंसान पर कतई असर ना हुआ। पहले वो नरमी से बात करती रही, मगर यासिर की बदज़बानी जब बढ़ी तो इसका भी पारा चढ़ गया। वो तुम्हारी बीवी है और इस वक्त तुम्हारी ज़रूरत है। वो मेरी बीवी नहीं है, शायद इसने तुम्हें नहीं बताया, मैं इसे तलाक दे चुका हूँ। दूसरी तरफ यासिर ने कदर तहम्मुल से कहा तो अशफा चिल्ला उठी, झूठ मत बोलो, अपनी जिम्मेदारियों से यूं जान छुड़ाने के लिए बहाने मत
बनाओ बेगैरत इंसान, मैं तुमसे कह चुका हूँ कि मेरा इससे के साथ अब कोई ताल्लुक नहीं। यासिर ने भी नागवारी से कहा, वो तुम्हारी कज़न तो है, इस रिश्ते से तो इनकार नहीं करोगे। कज़न? यासिर तनफ़ुर से बोला, बहुत कमीने इंसान हो तुम। पहले इसी रिश्ते का सहारा लेकर तुमने फ्रॉड के साथ मरीना से शादी की। ग्रीन कार्ड और अमेरिका की रोशनी ने तुम्हें अंधा कर दिया है। मेरी दुआ है कि तुम्हारी बिनाई कभी वापस ना आए और तुम इसी तरह अंधेरों में रहो। इशफा ने 2-4 मोटी गालियां देकर फ़ोन रख दिया था। इसके दिल में वो नफरत जो कि बहुत आहिस्ता आहिस्ता पनप रही थी, एकदम जड़ें पकड़कर तनावर दरख्त बन गई। इसके सामने तस्वीर के जो रुख आए थे वो बहुत भयानक थे। इसने अपनी मनफी पहलुओं को अपने दिल और जहन पर ना मिटाने के लिए नक्श कर लिया था। मरीना की सेहत अब कदरे बेहतर थी, मगर अशवा रोज़ाना ही इसके फ्लैट में आ जाती, इसका दिल बहलाने की कोशिश करती। तकरीबन 20-25 दिन बाद मरीना भी काम पर जाने लगी। अभी वो मरीना की तरफ से पूरी तरह मुतमईन नहीं हो पाई थी कि अचानक मामा की तबीयत बिगड़ गई। मामा की बीमारी के दौरान इसे एहसास होता कि मामा ने और इसे और पापा को किस तरह संभाल रखा था। इनकी गैर मौजूदगी में पूरे घर का निज़ाम उलट पलट हो गया था। कोई भी चीज़ इसे अपने ठिकाने पर नहीं थी। मामा की सेहत बहाल हुई तो उन्होंने पाकिस्तान जाने की रट लगा दी। पापा मामा की सेहत की वजह से जल्दी काम समेट रहे थे। अशफा ने मामा की ज़िद की वजह से एक ही दम जॉब करने का फ़ैसला कर लिया। इसने चपके चपके अपनी तय कोशिश जारी रखी। 1 माह के अंदर अंदर इसे एक अच्छी कंपनी से जॉब की ऑफ़र हुई तो इसने ज्वाइन करने में एक पल की भी देर ना की। मामा को गर्चा बहुत एतराज़ था, मगर पापा ने न जाने क्या कहकर उन्हें मुतमईन कर दिया कि वो फिर दोबारा उन्होंने इसकी जॉब के मतलब कोई बात ना की। अशफा की रूटीन काफ़ी टफ थी। सुबह सुबह आँख खुलने में इतनी देर लग जाती और फिर तैयारी भी नामुकम्मल सी होती। वो इतनी आराम तलब थी और अब कहाँ से इतनी मेहनत करना पड़ रही थी, सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान जाने से बचने के लिए। ये जॉब का तकलीफ़ और ढोल इस गले में लटकाना पड़ा था। सुबह हमेशा वो देर से ऑफ़िस पहुँचती थी। आज भी गाड़ी ने रास्ते में काफ़ी ख्वार किया और जब वो दफ्तर पहुंची तो मीटिंग शुरू हो चुकी थी। ऑफिस के असूल के मुताबिक मीटिंग रूम में अब इसका दाखिला ममनू था, लिहाजा वो मुतवक्का बेइज्जती से बचने की खातिर अपने केबिन में आकर बैठ गई। मीटिंग तकरीबन 3 घंटे जारी रही। इस दौरान अशफा का सैरो खून खामखा जलता रहा। मीटिंग के अख्ताम पर लंच शुरू हो गया और इसी मौके का फ़ायदा उठाकर बॉस ने इसे ऑफिस बुलाकर बेभौकी सुनाई। जब वो ऑफिस से निकली तो मुंह सूजा हुआ था। दिल ही दिल में इसके गंजे जापानी बॉस को गालियों से नवाजते वो पार्किंग में आई तो गाड़ी को गायब पाया। है ये गाड़ी कहाँ गई? उसने फिक्रमंदी से इधर उधर देखा, फिर अचानक याद आया कि वो गाड़ी की चाबी निकालना तो जल्दी में भूल ही गई थी। लिहाजा वो किसी चोर अचक्के या फिर एडवेंचर की शौकीन मिजाज अंग्रेज़ों के हत्थे चढ़ गई है। पुलिस को बताने का फ़ायदा नहीं था, क्योंकि अब तक वो लोग गाड़ी के टायर वगैरह और कीमती पार्ट्स उतार कर किसी सुनसान सड़क पर छोड़कर चले गए होंगे। अशफा ने थक हार कर टैक्सी को इशारा किया और फिर जलती बुनती घर चली आई। मामा को गाड़ी का बताकर शामन बुलवाने का इसका कोई इरादा नहीं था, लिहाजा खामोशी में ही आफिया जानी। दूसरे दिन इसने तैयारी की के दौरान पापा को कहते सुना, कल 12 बजे की फ़्लाइट है तुम हमारी। अशफा तुम भी तैयार, अशफा को भी बता दो। अशफा को बताने की ज़रूरत नहीं, मैंने इसकी अभी पैकिंग कर दी है। मामा ने लापरवाही से कहा तो अशफा ने सिलकते हुए इनके सर पर पहुंच गई। मामा, मैं पाकिस्तान कैसे जा सकती हूँ? नई नई जॉब है, छुट्टी भी अब मिलना मुश्किल है, जबकि हमें आपकी इस नाम नेहाद जॉब से कोई गर्ज नहीं। आपकी मामा की सेहत ठीक नहीं, लिहाजा आप खामखा उन्हें टेंशन ना दें। पापा ने नरमी से इसकी गुफ्तगू को मनकता करके कहा तो वो लब भींच कर रह गई। मगर पापा, नो अगर मगर। वो मुस्कुराते हुए ब्रीफ केस उठाए बाहर निकल गए। मामा, मेरी जान क्या मेरा जाना क्या बहुत ज़रूरी है? अशफा, उन्होंने खफगी से घूरा तो वो पाँव पटकती बाहर निकल गई। इसका मूड बुरी तरह ऑफ था। कोई भी बहाना कामयाब नहीं हो रहा था। वो रात भर से लेकर पाकिस्तान आने तक मामा पापा से खफा रही। एयरपोर्ट पर कोई भी मौजूद नहीं था, क्योंकि पापा ने उन्हें आज क्या दिन क्या नहीं बताया था। वो लोग कुछ देर लाहौर में मौजूद अपने मामू के घर ठहरे रहे और फिर वो पापा अकेले गांव जाने के लिए तैयार हो गए, क्योंकि मामू ने बसिद्दसरार रोक लिया था। गांव पहुंचने तक भी इसका मूड बिगड़ा रहा। इसने अपने कज़न से मिलकर इसे कतन कोई खुशी महसूस नहीं हुई। इन सब की मोहब्बत के जवाब में इसका रवैया खासा ज़रर था, इस जैसे शायद सबकी झिझक महसूस कर रहे थे। इसके दादा हयात हुसैन के 3 बेटे और 1 बेटी थी। सबसे बड़े ताया अबू थे। इनका एक बेटा मुर्तज़ा और 2 बेटियां निमरा और सानिया थी। राबिया ताई इनकी दूसरी बीवी थी। उन्हीं से इनकी 2 बेटियां थीं, जबकि मुर्तज़ा इनकी पहली बीवी से था, जो कि इसकी पैदाइश पर वफ़ात पा गई थी। फिर नजमा फूफू थी, जो कि बेबी के बाद अपने वालिद के घर में ही अपने 4 बच्चों समन, सायरा, आशिर, आमिर के हमरा मुकीम थी। इनके बाद इनके पापा हारून हयात थे। अशफा इनकी इकलौती बेटी थी, जो कि इनकी शादी के तकरीबन 7 साल बाद पैदा हुई थी। अगरचा इनके 2 मज़ीद भाई भी हुए, मगर वो कम सिनी में ही वफ़ात पा गए। सबसे छोटे मुरसलीन चचा थे। इनके 2 बेटे थे, तकी और नगी, और 2 ही बेटियां थीं, महविश और अरूबा। महविश सबसे बड़ी थी, इंतहाई मगरूर और नकचड़ी सी। ये कज़न तो अशफा को सिरे से ही पसंद नहीं आई। इनके आमद के साथ ही घर में एक अजीब सी हलचल मच गई। दादी अपने जोड़ों के दर्द को भुलाए मुलाजमों को मुख्तलिफ हदायत दे रही थी। घर में मेहमानों की आमद शुरू हो चुकी थी। दूसरे दिन मामा भी खूब लद्दी बंदी सी चली आई। सारा दिन अजीब सी भगदड़ मची रही। इसे मामा से तन्हाई में बात करने की मोहलत ही ना मिल सकी।
वो जब भी इनके करीब जाती कोई ना कोई उन्हें अपनी तरफ मुतवज्जा कर लेता। वो दिल में महसूस कर रह जाती। समन और सायरा से इसकी काफ़ी दोस्ती हो गई थी, लेकिन आज के दिन तो वो भी मसरूफ़ थी। शशफा के गुस्से के इजहार के तौर पर अपने कमरे में जा घुसी। इसी पल मामा को भी गोया फुर्सत मिल गई थी इसके पास आने की। मामा ने आते ही वालहाना अंदाज में इसे के साथ निपटा कर माथा चूमा। न जाने क्यों इनकी आंखें सुर्ख और भीगी भीगी सी महसूस हो रही थीं। मेरी बेटी खफा खफा सी लग रही है। उनकी आवाज़ भी कदरे भराई सी थी। अशफा चौंक से गई। आपको मेरी खफी की परवाह है? इतनी मधुपान क्यों हो रही हो बेटा? क्या वालिदैन औलाद के लिए कभी गलत सोच सकते हैं? मामा ने नरमी से उसके उलझे बाल समेटे। अशफा एक मरतबा फिर चौंक सी गई। मामा, आप वाज़ेह लफ्ज़ों में बात क्यों नहीं करती? ये मुबहम गुफ्तगू मेरी समझ में नहीं आ रही। वो मामा और पापा के अंदाज देखकर ठिठक गई थी। इसकी छठी हिस्स भी कुछ अनोखा हो जाने का पैगाम देकर इसे अलर्ट कर रही थी। अभी कुछ देर बाद तुम्हारा और मुर्तज़ा का निकाह है। क्या? अशफा चिल्ला उठी थी। आहिस्ता। मामा ने नरमी से इसका हाथ दबाया तो वह इनका हाथ झटक कर बेयकीनी के आलम में उन्हें देखती रह गई। आप ऐसा नहीं कर सकती मामा, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। अभी कुछ देर बाद मौलवी साहब तुम्हारी रजामंदी मालूम करने के लिए आने वाले हैं, इसलिए तुम्हें बताया है। खामखा शोर मत करो, होना वही है जो मैं और तुम्हारे पापा चाहेंगे। उन्होंने अजली नरमी से लहजे में कहकर गुफ्तगू को समेटा तो अशफा हैरत दुख सदमे की वजह से गंग ही रह गई। मामा, मैं आपकी बेटी हूँ, कोई गाय भैंस नहीं जिसे खूंटी से बन गई। आप मेरी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ कुछ नहीं कर सकती। तुम हमारी इकलौती बेटी हो अशफा, हमारी उम्मीदों तमन्नाओं का वाहिद मरकज़। ये ख्वाब ख्वाहिशें मेरी ही नहीं तुम्हारे बाप की भी हैं। इस ख्वाब का ताल्लुक़ हमारे तुम्हारे ताया और दादी से भी है। क्या तुम हमारी मोहब्बतों चाहतों का सिला ये दोगी? क्या तुम भरी बरादरी के सामने अपने बाप के सर को झुका दोगी? क्या तुम इन सब के इन खदशात पर महर लगाओगी? क्या तुम अपने अमल से ये साबित करके दिखाओगे कि यूरोप में पलने वाली सारी औलादें इस तरह नाफरमान, ज़िद्दी और बदलिहाज होती हैं? क्या तुम मेरी तरबियत का मजाक बनाओगी? अगर ऐसा कुछ हुआ तो अल्लाह की कसम तुम अपनी माँ का चेहरा उम्र भर न देख सकोगी। इतनी ज़िल्लत के बाद मैं जिक्र करूँगी भी क्या? लोग थोकेंगे मुझ पर कि ये तरबियत की है मैंने अपनी इकलौती औलाद की। मुझसे एक बच्ची की परवरिश भी ना हो सकी। अतिया की आंखें मुसलसल बह रही थीं। इनकी आवाज़ रन चुकी थी। शायद मज़ीद बोलने की इनमें सकत नहीं रही थी। इसी पल दरवाज़ा खुला और पापा धीमे कदमों से चलते हुए अंदर आए। इनके पीछे ताया, अबू और दो और भी बुजुर्ग आदमी थे। अशफा को लगा कि फांसी का फंदा इसकी गर्दन के करीब कसा जा रहा है। इसे सूली पर चढ़ाने के लिए लोग आ चुके थे। इसके अंदर नफरतों का तूफान उठ रहा था। ये ड्रामा बहुत खुशी असलूबी से खेला गया था। इसे बेवकूफ़ बनाकर सभी हंसी खुशी इधर उधर घूम रहे थे। इसने बाप के चेहरे की तरफ देखना चाहा तो आंसुओं की धुन ने हर मंत्र धुंधला दिया। इसका जी चाह रहा था कि वो अभी उठे और चीख चीख कर सबको बताए कि इन लोगों ने इसके साथ धोखा किया है। ये शादी सरासर फ्रॉड है। वो सोच भी नहीं सकती थी कि इसके सगे माँ बाप इसके साथ ऐसा करेंगे। पहले से इन लोगों की चाहतों और झूठी मोहब्बतों का बहलावा देखकर पाकिस्तान लाए और फिर ज़बरदस्ती अपने पेंडू अजड भतीजे के साथ अपनी इतनी लायक और काबिल बेटी का निकाह कर दिया। मामा की तरह पापा ने भी जज्बाती ब्लैकमेलिंग का सहारा लेकर इसकी ज़बान पर ज़बरदस्ती ताला लगाना चाहा। ये सब कुछ इतने अचानक हुआ कि अशफा की तमाम सोचने समझने की सलाहियतें मफलूज होकर रह गई थीं। हत्ता कि इसने तो अपने साथ होने वाले जुल्म के खिलाफ आंसू बहाना भी याद नहीं रहा। वो टकर टकर इनकी सूरतें देख रही थी। एहतजाज और बगावत के मुतालिक ज़हन नशीन तमाम बातें इसके मुंह चढ़ाती रहीं। अगर मैं अमेरिका में होती तब भी ये लोग मेरे साथ ऐसा करते? इसने हैरत और बेयकीनी से खुद से सवाल किया। अभी तो मुझे यहाँ आए 2 दिन भी नहीं हुए और मामा ने कितनी चालाकी से तमाम ड्रामा रचा लिया है। अब कितनी खुशमैन और मुतमईन लग रही हैं। दुनिया की सारी माएँ क्या ऐसी होती हैं, ज़ालिम और रूड? इसने अज़ियत से लब कुचले तो निचले होंठ से खून की बूंदें टपक पड़ी। क्या अब मैं सारी ज़िंदगी अब इस पुराने तर्ज के बने खंडर मकान में रोते तड़पते गुजार दूंगी? अशफा का दिल एक पल के लिए था गहराई में डूब गया तो वो बेसाख्ता नफ़ी में सर हिलाने लगी। नहीं, कभी नहीं। एक खेल इन लोगों ने मेरे साथ खेला है, एक खेल मैं इन लोगों के साथ खेलूंगी। इसने तनफ़ुर से सर झटका। शतरंज की बसात तो लोगों ने बुझाई है, मोहरे भी अपनी मर्ज़ी से रख लिया। अब गेम के इख्तिताम का इंतज़ार करें, हार जीत का फैसला तो अभी होना बाकी है। वो सुरखां के लिए बड़ी बेखौफी के आलम में सोच रही थी। मैं अब तमाम उम्र इन जाहिलों के साथ रहूं जो बीए और एमए की डिग्री लेकर आलिम फाजिल बनकर बैठ गए। अशफा ने गुस्से से अपने बाल नूचे। मामा, मेरा म्यार क्या इतना घटिया था जो आपने मेरे साथ इतना बड़ा जुल्म किया है? वो एक मरतबा फिर माँ से मुतनफ़र होकर सोच रही थी। आप कैसी माँ थी कि बेटी की किसी ख्वाहिश का आपको पता नहीं चल सका? क्या मैंने ऐसी ज़िंदगी की तमन्ना की थी? पहली मरतबा एक सरकश आंसू आंख के नारे से फिसल पड़ा था। मैंने अपनी ज़िंदगी का इख्तियार आपको दिया था, मगर आपने इसे बड़े नाजायज़ अंदाज में इस्तेमाल कर डाला। क्या मैंने तो ऐसे आदमी से शादी करने का इज़हार किया था जो दिन भर ज़मीनों पर ट्रैक्टर चलाए? मेरा आइडियल ये है कि एक अनथक मेहनत करने वाला किसान। इसका पूरा वजूद जहर जहर हो रहा था। मैं एक ऐसे आदमी के साथ ज़िंदगी गुजारूँ जो अच्छे मुस्तकबिल का लालच लिए रोशनी की दुनिया में जाने का ख्वाहिशमंद हो। इसके सामने मरीना की वीरान आंखें और बेरंग ज़िंदगी के मनाजिर लहराए। इन लोगों के जो ख्वाब हैं वो तो मैं कभी भी पूरे नहीं होने दूंगी। अशफा ने एक अज़म से सोचा। अभी तो पापा ने मामा की बीमारी का ड्रावा देकर ज़बरदस्ती कर लिया, मगर आइंदा ज़िंदगी में किसी को भी अपने ऊपर इख्तियार नहीं दूंगी। और वो दबू सा मुर्तज़ा, भला इसकी क्या जुर्रत है? मैं इसके हाथ तोड़ दूंगी और इसने मुझे छुआ भी। इसे पाकिस्तान आए अभी 42 घंटे नहीं हुए तो इसे तमाम अरसे में इसने सिर्फ एक मरतबा गाँव की कच्ची पकी सड़क पर पसीने से शराबूर मीर मुर्तज़ा को देखा था और इसी वक्त वो अपने मुर्तज़ा के मुतल्लिक़ अंदाज़े लगाए बड़े बड़े प्लान सोच रही थी, इस बात से बेखबर कि कोई लकी जैसा कमज़ोर और डरपोक बंदा नहीं और ना ही ये
महर जैसा बुज़दिल है जो अशफा की गालियों के जवाब में भी मन मन करता रहेगा। वो लकी नहीं था जो सहारों की तलाश में न्यूयॉर्क की सड़कों पर मारा मारा फिरता था। वो यासिर भी नहीं था जो ग्रीन कार्ड के लालच में एक लड़की नहीं बल्कि कई लड़कियों के जज्बातों एहसास से खेलता रहा था। वो तो मोहम्मद मीर मुर्तज़ा हैदर था जिसके कदमों की धमक से ज़मीन लरज़ उठती थी। वो अपने बाबा मीर हयात हैदर का वली अहद और करीब करीब के तमाम गोठों के बसने वालों के दिलों पर राज करने वाला मीर मुर्तज़ा था। इस गाँव में ना कोई चौधरी था ना रियाया। सब इंसान बराबर थे, सब किसान मेहनती थे, सब ज़मींदार ज़रूरतमंद थे। मीर मुर्तज़ा में और उसके मज़ार दीन मोहम्मद में कोई फ़र्क नहीं था। ये फ़र्क मीर ने इसे भादों की सुहानी शाम को मिटा डाला था जब इसके बाबा ने इसके सर पर अपनी दस्तार रख दी थी। इसे इस दस्तार का भरम रखना था। इसने पुश्त पश्त से कायम दायम अपनी बहुत पुरानी फरसुदा रवायात को तोड़ डाला। इसने गाँव में स्कूल की बुनियाद रखी। इसने नहरी पानी को इंसाफ के साथ ज़मींदारों और मज़ारों के मुख्तलिफ रकबों में दिनों के हिसाब से तकसीम करके इस बेइंसाफ़ी को मिटाया। इसने छोटे ज़मींदारों को अपने बलबूते पर ट्यूबवेल लगवा दिए। वो मीर मुर्तज़ा था। जब ज़मीनों के दौरे पर कभी दूसरे गोठ जाता तो लोग इसका इस्तकबाल इतना शानदार करते गए वो किसी रियासत का शहंशाह है। वो माई मीरा तो कहती थी कि मीर वाकई हमारी रियासत का शहंशाह है। मीर जब भी गोठ जाता माई मीरा की जुगी में चंद लम्हों के लिए ज़रूर ठहरता और फिर माई मीरा इसे अपना पसंदीदा गीत सुनाती। अगरचे वो बूढ़ी हो चुकी थी मगर इसकी आवाज़ में जवानी जैसी ताजगी और रस था। इतनी रसूली आवाज़ शायद ही किसी की हो। ए राजा हुसन दा सदा राजमाने कदी फेरा पा गरीबां दे डेरे। माई खास इसके लिए मीठी पानी की ताज़ा मछली मंगवाती, इसे अपने हाथों से साफ़ करती और घी में तलने के बाद नमक लगाकर इसके सामने पेश करती। और इस वक्त मुकरम जान की आंखें हैरत से उबल पड़ती जब मुर्तज़ा बहुत शौक से मछली को उबले चावलों के साथ तनावल करता। क्या मुकरम जान जानता नहीं था कि मीर मुर्तज़ा को मछली की भूख कितनी नापसंद है। माई मीरा एक मरतबा फिर सराय की ज़बान में पंजाबी का अपना पसंदीदा गीत गुनगुनाती है। राजा हुसन दा सदा राजमाने कदी फेरा पा गरीबां दे डेरे। वो सोचों में अभी तक गुमसुम सी बैठी थी जब सायरा समन और नम्रा भारी पैकेट उठाकर हंसती मुस्कुराती कमरे में दाखिल हुई। वो डेरी माँ ताई अम्मा ने आर्डर दिया है कि इनकी इकलौती हसीनो जमील बहू ये शानदार नफीस लिबास इसके बाद मुल्क की नामवर ब्यूटिशियन समन आपकी नोक पलक संवारेंगी क्योंकि नीचे रस्म के लिए मेहमानों की आमद शुरू हो चुकी है। सानिया ने मेकअप का सामान बेड पर फैलाया और नम्रा इसके कपड़े निकालने लगी। अशफा गायब दिमागी से इस तमाम कार्रवाई को देख रही थी। पहले तुम चेंज कराओ, समन ने अशफा से कहा तो वो संभलती हुई चटा कर बोली, मैं ये कपड़े नहीं पहनूंगी। अरे अशफा डियर, हमारे यहाँ दुल्हनें ऐसे ही कपड़े अपनी शादी के मौके पर जेब तन करती हैं। सारा न जाने क्या समझी थी, फ़ौरन ही समझाने वाले अंदाज में बोली तो उसके चेहरे पर नागवारी फैलती चली गई। मुझे तैयार नहीं होना और ना ही मैं ऐसे कपड़े पहनूंगी। निमरा नरमी से मुस्कुराई तो अशफा इनकी फजूल बकबक से सुनकर झिंझला गई। इसी पल अतिया कमरे में दाखिल हुई थी। उन्हें सूरत हाल समझने के लिए कुछ पल ही लगे थे। उन्होंने बच्चियों को नरमी से मुख्तलिफ कामों के लिए चंद मिनटों के लिए बाहर भेजा और फिर अशफा की तरफ मुतवज्जा हो गई। बस इतना हुआ था कि जब निमरा सानिया लोग दोबारा कमरे में दाखिल हुई तो अशफा रोई हुई आंखें लिए लहंगा पहने बैठी थी और अतिया चाची कमरे में फैली चीज़ें समेट रही थी। उन्होंने नम्रा को इशारा किया। समन ने आगे बढ़कर अशफा का मेकअप करना शुरू कर दिया। जब तक वो तैयार करती रही अतियन के करीब बैठी हल्की फुल्की बातें करती रही। मेकअप के बाद अशफा के सर पर दुपट्टा सेट किया और इसके बाद आशिर कैमरा उठाए अंदर चलाया। एक और नाकाबिले बर्दाश्त काम। आमिर किसी माहिर फोटोग्राफर की तरह हदायत दे रहा था और आशिर तस्वीरें उतार रहा था। भाभी यूं करें, ऐसी खड़ी हूँ वैसी खड़ी हूँ। अशफा का लाल बुबू का चेहरा देखकर अतिया ने आशिर को मना किया कि इस वक्त के लिए इतना ही काफ़ी है। फिर जब निमरा सानिया से थाम कर नीचे लाई तो इतने लोगों के बीच में मरकज़ निगाह बनकर बैठना और भी दुश्वार हो गया। ताई अम्मी सादत देखकर अपनी जगह से उठी। पुप्पो ने भी इनकी पैरवी की थी। ताई अम्मी ने इसे इनके सर से ढेरों पैसे लगाकर खैरात किए, मोहब्बत से पेशानी चूम कर ढेरों दुआएं दी। मेरी धी रानी तो रज रज की सोनी है। वो बड़े फ़ख्र के आलम में सबको बता रही थी। लोगों की हसद और इश्क से भरी निगाहें अशफा का तवाफ़ कर रही थी। इसे इस बात का इल्म नहीं था कि किसी और की रत जगह की सुर्खी लिए लहू रंग निगाहें भी इसके गिर्द चकरा रही हैं। अशफा इस बात से बेखबर थी कि किसी और का दिल इस पर लहू लहू हो रहा है, किसी और के दिल की सरजमीन उजड़ रही है, दिल के शहर में तलातम बरपा है, इस दिल खून के आंसू रो रहा है, ख्वाब का महल गिर रहा है और उमंगें दम तोड़ चुकी हैं। अशफा अपने ही गम को सीने से लगाए अदमुई हुई जा रही थी। किसी और की खबर भी क्या होती। इस पर तो जुल्म के पहाड़ टूट पड़े थे और एहतजाज करती भी तो क्या ये जुल्म करने वाले कोई और नहीं थे बल्कि इसके अपने वालिदैन थे। अपने खुद साख्ता गम में न ढाले से पता न चला कि कब महविश इसके बराबर में आकर बैठ गई है। किसी और की जागीर पर ज़बरदस्ती कब्जा कर लिया है तुमने। मुर्तज़ा को पक्के कागज़ों में अपने नाम कर लिया है। तेरी सीधी सादी भोली माँ तो बड़ी चालबाज निकली। अशफा गायब दिमाग से इसे सुन रही थी। इसकी तवज्जो दूसरी तरफ मबजूल हो रही थी जहाँ से शोर की एक और 7 औरतें और लड़कियों के बोलने की आवाज़ आ रही थी। मुर्तज़ा लाला आ रहे हैं। निमरा की चहकने की आवाज़ आई। मुर्तज़ा का तो दिल मेरी जागीर था और मैं अपनी इस जागीर के किसी और के हवाले नहीं करूँगी। वो चिंगारते हुए उठी और फिर तेज़ी से अंदरूनी हिस्से की तरफ बढ़ गई। न जाने और क्या क्या रस्में हुई थी। अशफा तो सुन बैठी गोया पत्थर का मुजस्मा है। स्टेज
स्टेज पर पापा और ताया अब्बू के साथ मुर्तज़ा भी आया था। कुछ देर बाद इसे वहाँ से उठाया गया। पापा और ताया अब्बू ने इसे ढेरों प्यार किया। ताई अम्मी और दादी नम आंखों से इसे दुआएं देती रही। बस समीना चाची और महविश कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। मुरसलीन चाचू ने इसके सर पर हाथ फेर कर ढेरों रुपये थमाए। निमरा सानिया जिस तरह थाम कर इसे बाहर लेकर आई थी, इसी तरह ताई अम्मी के कहने पर दोबारा थामे एक आरास्ता पिरास्ते कमरे में छोड़ गई। अशफा ने ज़िंदगी में आज से पहले कोई शादी अटेंड नहीं की थी। इसे नहीं पता था कि शादी में क्या क्या रस्मात होती हैं और अपने ख़ानदान के रिवाजों से तो मुतल्लिक वो बिल्कुल भी नहीं जानती थी। इसके पापा की कज़न की 2 शादीशुदा बेटियां हेरा और अशफा इसकी तन्हाई का एहसास करके कमरे में आ गई थी। मुझे लगता है अशफा थक गई है, अशफा ने ख्याल जाहिर किया। अशफा को इन दोनों की मौजूदगी और बोलना सख्त बुरा लग रहा था, मगर वो फ़िलहाल वो इन्हें कुछ कह नहीं सकती थी। अशफा ने अपने ख़ानदान की भला कहाँ कोई शादी अटेंड की है, इसे क्या पता हमारे रवाज का। हेरा बड़ी शरारती नज़रों से इसके दिल में उतर जाने वाले रूप को देखकर बोली तो अफशा भी खिलखिला उठी। अशफा का मारे कोफत के बुरा हाल हो गया। अशफा, अगर तुम चाहो तो कपड़े बदल लो। अशफा को खुद भी अजूबा बनकर बैठना सख्त बुरा लग रहा था, मगर वो इन दोनों की मौजूदगी की वजह से खामोश थी, वरना जी तो चाह रहा था अपने इस हसीन रूप को नोच खसोट दे और इस कमरे की सजी सजाई चीज़ों को तहस नहस कर दे। ये कमरा यकीनन मुर्तज़ा का था। इसने पूरे घर अभी देखा भी नहीं कहाँ था, इसे इन सब के कमरों के मुतालिक अंदाज़ा होता। इसने पूरा घर अभी देखा ही खान था, इसे सबके कमरों के मुतल्लिक अंदाज़ा होता। तुम यकीनन मुर्तज़ा का इंतज़ार करिए, मगर यार क्या है, हमारी ख़ानदानी रस्म के मुताबिक मुर्तज़ा आज रात इधर नहीं आएगा, लिहाजा तुम इत्मीनान रखो। हिरा ने मुस्कुराते हुए कहा। इसकी मालूमात में इजाफा किया। चलो जी, आज की रात तो जान बख्श होगी, वरना शोहर को भुगतना कोई आसान है। अफशा ने राजदारी से कहा तो फिर कहका लगाकर हंस पड़ी। अशफा को इनका हंसी ठिठोल जहर लग रहा था। तुम शुक्र करो यार कि तुम्हारी सास बहुत अच्छी है, वरना शोहरों के साथ साथ खतरनाक सांसों से निपटना बहुत मुश्किल है। तो और क्या, फिर रात भर मियाँ को भुगतो, इनका जी बहलाओ और दिन भर ससुरालियों के नखरे बर्दाश्त करो। अफशा ने एक और खनकता कहका लगाया। वैसे तुम खुशनसीब हो अशफा कि तुम्हें मुर्तज़ा जैसे शख्स का साथ मिला है। इस जैसा तो कोई है ही नहीं, मगर मुझे भी अभी भी मुर्तज़ा की तरफ से शादी की ऑफर होती तो मैं 1 मिनट की भी देर ना लगाती। मेरा इंतहाई दिलसोजी से बोल दी थी। अंदाज भी भरपूर शरारत था। इन दोनों बहनें बहुत जिंदा दिल थी, मगर अशफा को इनकी जिंदा दिली और मिजाजी बहुत चुभ रही थी। ये खातून मुर्तज़ा से पूरे 9 साल बड़ी हैं। अफशा ने राजदारी से अशफा के करीब झुककर कहा तो सिर्फ 8 साल। अफशा ने आंखें फैलाई। 8 साल का फ़र्क इतना ज़्यादा नहीं होता। हेरा डिठाई से बोली। इसी पल इसका 3 साल बेटा भागता हुआ है और वो अपने बेटे को चूमने लगी। वैसे यार मुझे तो मुर्तज़ा बेचारे पर तरस आ रहा है, फिर इसका हक है कि वो अपनी खूबसूरत बीवी का जी भरकर दीदार करे। अफशा ने तासुब से सर हिलाया तो हेरा ने भी भरपूर तायद की। मेरा ख्याल है इस वक्त एक मुलाकात का होना बहुत ज़रूरी है। हेरा पुरसोच अंदाज में बोली। तुम अपना ख्याल अपने पास रखो और अगर मुलाकात तवील हो गई तो तुम्हारी भी पेशी लग सकती है। अफशा ने मुस्कुराते हुए हेरा के ख्याल को रद्द किया तो वो भी ताहीद में सर हिलाने लगी। इस नुक्ते पर तो मैंने गौर नहीं किया। तुम किसी भी नुक्ते पर गौर नहीं करी, देख नहीं रही कि दुल्हनिया कुछ बेजार से हो रही है, लिहाजा अपने इस लाडले को उठाओ जो कि आंखें फाड़ फाड़ के अपनी ममानी को देख रहा है, बल्कि घूर रहा है और इसकी आंखों में नींद भी भरी है। अफशा ने भांजे को एक प्यार भरी चपत लगाकर हेरा से कहा तो इसे भी अशफा की थकावट का एकदम एहसास हुआ, लिहाजा वो दोनों एक ऐसे आराम करने का मशवरा देकर चली गई। तो अशफा ने एक तवील पुरसकून सांस खारिज की। इन दोनों की इस तवील गुफ्तगू में जो बात अशफा को पसंद आई थी कि बल्कि इसको दिल को लगी थी, वो मुर्तज़ा के न आने की खुशखबरी थी। इसके कंधों पर से मनोबोझ उतर गया। वो चंद घंटों के लिए हल्की फुल्की सी हो गई थी। थैंक गॉड इसने कपड़े बदलने का तरद्दुद नहीं किया था। इस वक्त कदर थकन हो रही थी कि बस ज्वेलरी को उतारने की हिम्मत कर सकी, मगर जो ही बिस्तर पर लेटी तो एक नामालूम सी बेचैनी ने घिराव कर लिया। मैं और मुर्तज़ा, उफ, मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं था। तुम कभी नहीं मुझे पा सकोगे मुर्तज़ा, तुम मेरा आइडियल नहीं। मेरी और तुम्हारी सोचें मुख्तलिफ हैं, मेरे और तुम्हारे रास्ते मुख्तलिफ हैं, मंजिलें मुख्तलिफ हैं, मगर फिर इन बुजुर्गों ने ऐसा क्यों कर किया। पापा, मैं आपसे नाराज़ हूँ, मैं आपको कभी माफ़ नहीं करूँगी। और ये मुर्तज़ा आज नहीं तो कल ज़रूर इस कमरे में आएगा और वो मुझे छूने की कोशिश करेगा, हक जताएगा, और मैं इसे वाज़ेह लफ्ज़ों में बता दूंगी कि मैं कोई मामूली लड़की नहीं, और ये कि मैं इस कतन नापसंद करती हूँ, बल्कि इस रिश्ते के बाद तो मुझे इससे शदीद नफरत हो गई। वो इसी काबिल है, इसकी शादी इस खानदान को किसी लड़की के साथ होती। मैं इसे बता दूंगी कि मामा ने मुझे अपने आंसू और बीमारी की ब्लैकमेलिंग से इसमें शादी करने पर मजबूर कर दिया, और ये कि वो मेरी मजबूरी का मजीद फ़ायदा उठाने की कोशिश ना करे। मैं इसे इतना जलील और शर्मिंदा करूँगी कि वो मेरे साथ निगाह उठाकर बात नहीं कर सकेगा। इस पेंडू जहल को बिलावत करने का सलीका ही कहाँ होगा। ज़रा यूनिवर्सिटी से एमए करके इसने बड़ा तीर मार लिया, एक घटिया इंसान। इसने तो सोचा भी नहीं होगा कि इसे मुझे जैसी लड़की खुशकिस्मती से मिल जाएगी, और फिर न जाने कौन कौन सी मनफी सोचों ने इसके जहन को आलूदा कर रखा था, और न जाने कब सोचते सोचते इसकी आंख लग गई। इसका जहन इसी वक्त बेदार हुआ जब हल्के से खड़के की आवाज़ आई। वह एकदम ठिठक कर उठ बैठी। बंदी बंदी आंखों को मुश्किल खोल कर इसने अपने सामने देखा तो हैरत से झटका लगा। सोफे पर टांग रखे सफ़ेद लिबास और सफ़ेद ही पगड़ी नमा साफे को सर और गर्दन से सिंधी अंदाज में लपेटे हुए पूरी आंखें खोले मुस्कुरा रहा था। नहीं, वो मुस्कुरा नहीं रहा था। अशफा को गलत फहमी सी हुई। इसने एक मरतबा फिर कदरे झिझकते हुए देखा और यकदम इसी को देख रहा था, मगर इसकी आंखें न जाने ये कैसी आंखें थी, इतनी अजीब और सहरज़दा के देखने वाली आंखें नहीं, बल्कि खौफज़दा कर देने वाली आंखें।
बेहद रोशन चमकीली और गहरी स्याह मकनातीसी आंखें, कशिश लिए लम्हा लम्हा मुस्कुराती आंखें। वो ये मुर्तज़ा हैदर नहीं था जिसे इसने परसों कड़कती धूप में डेरे की कच्ची पकी सड़क पर देखा था। ये तो कोई और ही मुर्तज़ा हैदर था। आंखों में गरूर की चमक लिए तफाखर से बैठा इसी पल के बदलते चेहरे को बगौर देख रहा था। इन्हीं गहरी लम्हा लम्हा मुस्कुराती आंखों से इसने इन आंखों के बारे में कहीं पढ़ा था। वह एक अंग्रेज़ गैर शोहरत याफ्ता गरीब सा मुंसिफ था जिसका खुशकिस्मती से एक नावल किताबी शक्ल में आ गया था। इस नावल के अनवान का सफ़ा भी पढ़ चुका था। ये नावल इस आंटी डेज़ी के स्टोर से बड़ी खस्ता हालत में मिला था। इस नावल में रोम के किसी शहजादे का जिक्र था। नावल में खूबसूरत शहजादे की हुस्न की बहुत तारीफ की गई थी, खसूसन इसकी आंखों की। इन आंखों में भी दुनिया को सिकंदर आजम की तरफ फतह कर लेने की चमक थी, मगर वो रोम का शहजादा मोहब्बत में नाकाम हो गया था और इस नाकामी ने इसके दिल को दीमक की तरह चाट लिया। इसमें एक मरतबा फिर डरते हुए निगाह उठाई। मुर्तज़ा की आंखों में कुछ अनोखी सी चमक थी, अगरचे वो इसकी तरफ नहीं देख रहा था। मुझे इससे खौफ महसूस हो रहा है क्या? इसने खुद से सवाल किया और फिर बेसाख्ता नफ़ी में सर हिलाया। हरगिज़ नहीं, अशफा ने यकीन से सोचा। तो यकीनन ये इसकी शख्सियत का रोब है। एक और सवालिया निशान ज़हन में रोशन हो तो वो चुप सी रह गई। मुझे सरतापा देखकर अगर तसल्ली कर ली है तो कुछ कहूँ। अंदाज इजाज़त लेने वाला नहीं था, ना ही तंज भरा था, मगर अशफा को यूँ महसूस हुआ कि जैसे वो इसे बहुत कुछ जता गया है। तो मेरे इस कमरे में आने की तवक्को नहीं कर रही थी। यकीनन इसका अंदाज नाकाबिले फ़हम था, मगर अफ़सोस मैंने हमेशा दूसरों की तवक्कुआत के ख़िलाफ़ काम किया है। इसने दूसरों कहकर एक मरतबा फिर इसे जताया। तुम्हारे नज़दीक ये शादी बहुत आनन फानन हुई है, मगर यहाँ सब लोग पिछले 3-4 महीनों से तैयारियां कर रहे थे। अशफा के असाब ढीले पड़ रहे थे। वो यूँ बोल रहा था गोया रूटीन की बातें कर रहा हो। शायद इसीलिए अशफा के ज़हन ने काम करना शुरू कर दिया और इसे अपने साथ होने वाले तमाम मज़ालिम एक मरतबा फिर याद आ गए। साथ ही तनफ़्फ़ुर की एक तेज़ लहर भी मन में उठी। मेरे नज़दीक इस रिश्ते की सिरे से ना कोई अहमियत है और ना ही मैंने इसे शादी को तस्लीम किया है। तुम्हारे मानने या ना मानने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तुमने निकाहनामे पर दस्तखत कर दिए, यही बहुत है। मसला तो तब बनता जब तुम इनकार करती और फिर मुझे गन पॉइंट पर तुमसे साइन करवाने पड़ते। अपनी इज़्ज़त और अना का सौदा मैं किसी हाल में भी नहीं करता। इसका लबो लहजा काफ़ी सख्त और आवाज़ धीमी। मैं इनकार भी कर सकती थी। अशफा एकदम फनकारी। फिर किया क्यों नहीं? और वही सख्त और लहजा और धीमी आवाज़। मामा और पापा की वजह से। मगर तुम मुझे बुज़दिल या डरपोक मत समझना। मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ मजबूर हो गई थी। बुज़दिल, डरपोक। मुर्तज़ा अभी तक सामने लगी पेंटिंग को ही गौर देख रहा था। इसकी बात सुनकर मसनूई हैरानी से दोहराने लगा। अच्छा, तो तुम बहुत बहादुर हो। मुझे तुमसे, तुम्हारे इस घर से शदीद नफ़रत है। मेरा बस चले तो मैं तुम्हें शूट कर दूँ। अशफा एक मरतबा फिर चिल्लाई, इस तरह चिल्ला कर मुर्तज़ा पर ज़ाहिर कर देना चाहती थी कि वो इसे कतन पसंद नहीं करती और ये कि वो अपनी हदूद में रहे। इस नफ़रत की कोई ख़ास वजह? गोया इसकी हर बात का मजाक उड़ा रहा था। अंदाज़ भी काफ़ी पुरसोच था। अशफा आग बगोला होगी। तुम मेरा आइडियल नहीं हो। तुम्हारा आइडियल क्या है? मैं तुम्हें क्यों बताऊं? इसने भरपूर तनफ़्फ़ुर से गसीले लहजे में कहा। तो मुर्तज़ा ने निगाहों का ज़ाविया बदला। इतना ऊंचा मत बोलो कि मुझे भी जवाबन आवाज़ बुलंद करनी पड़े। बोलूंगी, ज़रूर बोलूंगी। तुम कौन होते हो मुझे रोकने वाले? इतनी गैरत होती तो इतना सब कुछ सुनने के बाद इस कमरे से उठकर चले जाते, मगर तुम जैसे। बस। वो इस कदर बुलंद आवाज़ में बोला कि अशफा का दिल लर्ज़ कर रह गया। वो अपनी जगह से उठा तो अशफा ने खुद को दाद देनी चाहिए। मुझे ऐसा पहले ही बोल देना चाहिए था, अशफा ने मुसरत भरे अंदाज में सोचा। मुर्तज़ा तेज़ नज़रों से इसे देख रहा था। वो जानबूझकर लापरवाह बन गई। वो बाहर नहीं गया था बल्कि कमरे में 2-3 कदम चलकर रुका। शायद अपने गुस्से को कंट्रोल कर रहा था, लेकिन ये अशफा की खास खामख्याली थी। वो कुछ सोच रहा था। फिर इसने जेब में से मोबाइल निकाल कर किसी मुकर्रम जान से बात की। मोबाइल को ऑफ करके इसने सोफे पर फेंक कर बोला, औरत पर हाथ उठाना मर्दानगी नहीं बल्कि मर्दानगी की तौहीन है। वो आहिस्ता आहिस्ता चलकर इसके करीब आया तो इसकी निगाहें इसके सरापे पर थी। अशफा ने पलकें उठाकर देखा और फिर देखती रह गई। वो भी साकित कर देने वाली स्याह आंखें, न जाने इसकी आंखें इतनी रंग क्यों बदलती थीं। जो मर्द औरत पर हाथ उठाते हैं वो मेरी डिक्शनरी में बुज़दिल मर्द होते हैं। इस कमज़ोर मखलूक को आपके रहम करम पर है और इस सिर्फ ज़ुबान ही चला सकती है। इस पर हाथ उठाना कहाँ की बहादुरी है। अब वो इसके करीब बैठ चुका था। अशफा दम खुद सी रह गई। मैं तुम्हें सिर्फ ज़बान से समझाना चाहता हूँ और तुम भी अच्छी बीवियों की तरह सिर्फ ज़बान की बात समझना। मुर्तज़ा ने बहुत सहूलत से इसका सादा बगैर मेहंदी लगा दूधिया गद्दाज हाथ पकड़कर बगौर देखा और बोला, जो कुछ अभी कह चुकी हो इसमें आला ज़र्फ़ी का मुज़ाहरा करते हुए माफ़ करता हूँ। आइंदा कभी तुम्हारी ज़बान पर ये अल्फाज ना हो। वही धीमी आवाज़ और रौबदार लहजा, मेरा हाथ छोड़ो। वो इंतहाई बदतमीज़ से बोली, आइंदा तुम कभी इस अंदाज में बात भी नहीं करोगी। इसने दाएं हाथ से इसका चेहरा थामा और बायां बाजू से कमर के गिर्द हमायल करके गोया से अपने शिकंजे में जकड़ लिया। अशफा का दिल खौफ से कांप उठा। मैं अपनी बातें बार बार दोहराने का आदी नहीं हूँ। अशफा ने इसकी गर्म सांसें अपने चेहरे पर महसूस की। वो पीछे हटना चाह रही थी, मगर सिर्फ फड़फड़ा कर रह गई।
देखो मुझे छूना नहीं, हाथ नहीं लगाना, मुझे प्लीज़ छोड़ो। बेरब से चंद जुमले इसके सुर्ख लबों से आज़ाद हुए तो एक मजबूत हाथ ने इसके लबों को एक दूसरे में प्रविष्ट कर दिया। खौफ और इसके हाथ की सख्ती की वजह से इसकी आंखों में आंसू आ गए और तमाम दावे भी धरे के धरे रह गए। डियर अशफा, मैं इन मर्दों में से नहीं हूँ जो अपने हमकों की तरह अपने हक से ज़बरदस्ती निगाह चुरा लेते हैं। महज तुम जैसी सरकश औरतों की वजह से तुम मुझे बहुत मुख्तलिफ पाओगी। मैं दूसरों के हकों की जंग लड़ने के लिए हम वक्त तैयार रहता हूँ, तो अपने इस जायज़ और हसीन हक से कैसे दस्तबरदार हो जाऊँ। तुम खूबसूरत हो और तुम्हारा शौहर होने के नाते मैं तुम्हें ज़रूर सराहूँगा। वो अशफ़ा के खूबसूरत नकूश की नरमाटों को महसूस करते हुए गंभीर लहजे में बोला। तो अशफ़ा ने दबी दबी आवाज़, तुम मेरे साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। मैंने कहा ना कि अपने लबो लहजे पर कंट्रोल कर, वरना नताइज की ज़िम्मेदार तुम खुद होगी। मुर्तज़ा ने इसके खूबसूरत बालों को झटका दिया तो वो दर्द से बुलबुला उठी। वहशी बेहुदा जंगली इंसान, कुछ और भी कह दो। इसकी शिद्दतों से घबरा कर एक ही दम घुटी घुटी आवाज़ में रोने लगी थी। सुबह वो कमरे में तनहा थी और मुर्तज़ा ना जाने कहाँ था। इसकी तमाम तर ज्वेलरी सामने रखे टेबल पर पड़ी थी। वो अभी उठी तो एकदम ही गर्दन से टेस सी उठी। दोनों कलाई में मौजूद चूड़ियाँ गायब थीं और कलाई में भी चुभन हो रही थी। वो वॉशरूम से बाहर आई तो एक मरतबा फिर रात के मनाजिर आंखों के सामने लहर आए। इसने बेड पर बैठकर एक बार फिर धुआंधार रोना शुरू कर दिया। इसने मुझे हाथ लगाया, मैं इसके हाथ तोड़ दूंगी। अपने ही कई अल्फाज इसका मुंह चढ़ा रहे थे, तुम मस्खरा उड़ा रहे थे। बहुत बुरे हो मुर्तज़ा, तुम बहुत घटी और कमीने। इसने गुस्से के आलम में अपने बाल नोच डाले। इसी पल दरवाजे पर दस्तक हुई और मामा की भी आवाज़ सुनाई दी। इसका दिल चाह रहा था कि मामा के साथ खूब लड़े झगड़े, मगर न जाने क्यों इन्हें सामने पाकर इसके लबों पर कफल लग गए। निम्रा और सानिया इसके लिए नाश्ता ले आई थी। ताई अम्मी और दादी इसके सदके वारे जा रही थी। इसे इन सब की मोहब्बतें, धोखा और दिखावा महसूस हो रहा था। अगर ये मेरे अपने होते तो मेरी ख्वाहिशात का एहतराम करते। वो अपनी सोचों में उलझी थी जब समीना चाची कमरे में दाखिल हुई। ताई अम्मी और समीना चाची सगी बहनें भी थीं, इसलिए वो ताई अम्मी को भाभी की बजाय आपा कहती थीं। चाची ने जब ताई अम्मा की तवज्जो अफशा के रुखे आज़ादा अंदाज की तरफ मबजूल कराई तो अशफा भी एकदम ठटक गई। क्या ये लोग मेरे चेहरे पर लिखी तहरीर को पढ़ रहे हैं? इसे एकदम सबकी का एहसास हुआ था। अभी चाची तन्हाई पाते ही इसके करीब आ बैठी। ज़बरदस्ती के रिश्ते भी कभी पायदार होते हैं। भाईजान और हारून भाई को तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती नहीं करनी चाहिए थी। मुझे तो हैरत हतिया भाभी के रवैये पर है। इतने तो कम अज़ कम अपना माँ को होने के नाते तुम्हारा साथ देना चाहिए था, मगर वो तो खुद ही, उन्होंने मानी खेतों से कहते हुए बात अधूरी छोड़ दी। इसकी सोचों को एक नया रुख देकर वो खुद तो उठ गई, जबकि अशफा थक हार कर सीधे तकिए पर सर दिए बेसुध हो गई। मामा आप मुझे छोड़कर चली जाएंगी? अशफा क्या बचपना है ये सब? लड़की की शादी होती है और इन्हें माँ बाप का घर छोड़कर जाना पड़ता है। तुम्हारी खुशकिस्मती है कि तुम अपने असल घर में अपने अपनों के दरमियान रहोगी, और फिर मुझे मुर्तज़ा की तरफ से भी काफ़ी इत्मीनान है, वो तुम्हारा बहुत ख्याल रखेगा। तो ये था हमारा आज का नावल। जल्दी हाजिर होंगी नावल के अगले हिस्से के साथ। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा।